हमारे अनशनकारी साथियों ने और जिन भी संस्थाओं ने, उनमें चाहे वो धार्मिक नेता हैं, राजनीतिक पार्टियों से हैं, सामाजिक संस्थाओं से हैं, उन सब ने यहाँ पर भाग लिया है। और ये जो विषय था, इस विषय के ऊपर 24 घंटे या मंथन होता रहा और एक चीज जो विशेष जो निकल करके आज हमारे सामने आई, आज हम सब उस चीज से प्रभावित हैं कि स्वामी जियों के कारण ये जो इतना लंबा आंदोलन चला, उसके अंदर भारत के छोटे से छोटे बच्चे को लेकर के और एक वरिष्ठ नागरिक तक जिस चीज का पता नहीं था ये क्या है चला हुआ इस देश के अंदर, क्या काला धन है, क्या अव्यवस्था है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, उस सब का आज सभी ने पता लगा है। जो हम अनजाने में थे और बार बार लोग हमें प्रश्न करते थे ये क्यों है, क्या है, वो सब प्रश्न स्वामी जी ने अपने 9 दिन के इस सत्याग्रह के अंदर हमें बता दिए हैं। और आज हम सब जागरूक हो गए हैं और सबसे खुशी की ये बात है कि स्वामी जी ने हम सबको जगा करके और उनका जीवन भी आज सुरक्षित जो बच गया है आज हम सब की दुआ से। तो ये भी एक बहुत विशेष हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ये जो युद्ध हमारा आज हमने मात्र जाना है, शुरुआत अब हुई है। और इस युद्ध की कितनी लंबी चलेगी बात कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये युद्ध उन लोगों के साथ है जो सीधे सीधे से प्रभावित होते हैं, और वो जो सीधे प्रभावित होते हैं आसानी से इस चीज को छोड़ने वाले नहीं है। उसके लिए हमने दिन रात लगन करके और इन सत्याग्रहों में लोगों को जगा करके और गली गली में प्रचार करके योग द्वारा और इन सभी संस्थाओं के सहयोग द्वारा और एक शिक्षा द्वारा इन सबको ये बात ला करके हमें ये बताना होगा कि ये जो है कार्य हम जब अब की बात दोबारा से जो हमारा संघर्ष चलेगा तो हम ये जो अब कमियां थी हमारी वो हमें पता चल गई है और उन कमियों को हम आगे ना आने दें। इस बात को ध्यान में रख करके हमने ये इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि हमारे ऊपर से निर्देश आए हैं स्वामी जियों की तरफ से, स्वामी जियों ने सुबह जो भारत के बड़े बड़े विद्वानों ने, धार्मिक नेताओं ने और अनेक संस्थाओं के पॉलिटिकल नेताओं ने जाकर के स्वामी जियों से जो अनशन समाप्त करवाया और हमारे जितने भी वहाँ साथी थे और जो बाहर यहाँ बैठे थे वहाँ से निर्देशानुसार हम भी अब अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं। और जैसे कि निर्देश हैं, ये जो सत्याग्रह है ये हमारा चलता रहेगा। जो कार्यक्रम आज तक जो 9 दिन चला, जागरूकता का अभियान जो चला, ये जो है इसका अब हम यहाँ समापन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना, एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी संगठनों ने, जितने भी लोगों ने, जितनी भी संस्थाओं ने हमें ये सहयोग दिया है, उस सहयोग के लिए हमारी कल एक पतंजलि योग जिला समिति भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की बैठक होगी। हमारे साथी जो हरिद्वार गए हुए हैं वो रात तक पहुंचेंगे और कल जब हम सभी मिलकर के अपना एक विचार विमर्श करेंगे और उस विचार विमर्श करके 2 दिन में या 3 दिन में जब भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा सभी को। और इसी पार्क के अंदर, कांतिमान पार्क में एक विशेष प्रोग्राम, सम्मान समारोह यहाँ इस पार्क में किया जाएगा और बढ़ चढ़ करके जितने भी हमारे ब्लॉकों के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको सभी को यहाँ बुला करके सम्मानित किया जाएगा। और उन सभी संस्थाओं को, उन जिन्होंने हमें यहाँ सहयोग दिया है, उन सबको भी आमंत्रित किया जाएगा और वो उसका समय, तिथि और जो उसमें मेमोरेंडम बातचीत होंगी वो सबका आपको सूचित कर दी जाएंगी। और अब जब हम यहाँ पर अब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे जो साथी पतंजलि योग समिति के, हमने विचार विमर्श करके ऊपर से बात लेकर के ये हम चाहते हैं कि ये जो धरना है या जो अनशन है यही समाप्त करके और आगे की कार्रवाई के लिए हम आपको आगे सूचित करेंगे। और इससे पहले कि मैं
इसकी डिक्लेरेशन को आप भी अपने जो विचार यहाँ देना चाहें अपने 2-4 मिनट में अपने विचार दे सकते हैं। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज वो दिन आ गया है समझने का और महसूस करने का कि काफी समय से आप टेलीविजन देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। तो मैं तो शॉर्ट में 2-3 निवेदन करना चाहता हूं। ये सत्याग्रह की लड़ाई चलती रहेगी अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए। जिसकी जितनी योग्यता है, जिसको जितनी बातें समझ में आ चुकी है, बाबा रामदेव जी की, क्या वो योग के बारे में, क्या वो प्राणायाम के बारे में, क्या वो सत्याग्रह के बारे में, क्या वो अपने देश की गुलामी के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। तो इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए बाबा जी की जो पत्रिका निकलती है, एक तो इसका मेंबर आप बने रहे, योग संदेश, इसका मेंबर बने रहे और हिसार पतंजलि योग से संपर्क बनाए रखने के लिए एक नंबर लिखा है, आपको अपने मोबाइल में फीड करना है, सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। और इन सूचनाओं के आधार पर जितनी भी आपकी योग्यता है, समय है या मौका मिले, जब भी आपको कुछ न कुछ उन भाइयों को भी ये बातें बता देनी है जिन बातों का आज तक हमें भी नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि हमारा देश 100% एजुकेटेड था और आज केवल 10-11% लोग पढ़े लिखे हैं। हमें यह भी नहीं पता था कि पहले हम शराब नहीं पीते थे, मीट नहीं खाते थे, वैश्यावृत्ति नहीं करते थे और आज इन सब चीजों के परमिट दिए जाते हैं। कितनी खतरनाक बीमारी है। तो हमें यह नहीं पता कि आज जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, केवल 10-11% बच्चे 11वीं के बाद पढ़ पाते हैं और वह भी लाड़ मकेले के बनाए हुए नियमों के अनुसार, यानी कि नौकर पैदा होते हैं। उसको अपने शरीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं, अपने मन के बारे में कोई ज्ञान नहीं, अपने देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं, किसी चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं। एक कमाई का जुनून पैदा करके और नौकर बना करके शोषण करने वाली पढ़ाई चल रही है। यही कारण है हमारे होनहार बच्चे पढ़ लिख करके केवल वही पढ़ाई करते हैं जो अंग्रेजों के काम आती है और जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, बुद्धि का भी ध्यान रखना है और इन सब के विकास के लिए आप योग से जुड़े रहें, प्राणायाम से जुड़े रहें, ध्यान से जुड़े रहें, अपने आप को शांत बनाने के लिए तीनों काम करते रहें और शांत चित्त से, शांत मन से, शांत बुद्धि से जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सबके लिए हितकारी होगा। और केवल जोश में आकर के काम करने से काम नहीं चलेगा। तो ज्यादा न समय लेकर के आज सबसे मैंने निवेदन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। अपने हरियाणा में आजकल एक बहुत बड़ी समस्या अखबारों में लगभग रोजाना छाई रहती है, ऑनर किलिंग की। और उसको लेके हमारी खाप पंचायतें कई बार सभा करती हैं, मीटिंग करती हैं, उसमें बड़े निर्णय करती हैं कि हिंदू कोड बिल में ये बदलाव किया जाए, शादी की उम्र कम कर दी जाए या कानून बना दिया जाए कि एक गोत्र में शादियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, वो इन बातों में भरोसा नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ काफी लोग अपने किसान परिवार से संबंधित हैं जो यहाँ बैठे हैं। किसान से ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि पौधा जब मुरझा रहा हो तो उसकी जड़ में पानी दिया जाता है, पत्तों पे छिड़काव करने से पौधा स्वस्थ नहीं होता। टीबी मैकाले ने इस बात को समझा था और उसने हमारी जड़ों को खोखला करने के लिए एक ऐसी शिक्षा पद्धति यहाँ पे लागू की थी
एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया था कि जो लोग यहाँ पढ़ लिख जाएंगे वो अपने आप इस देश में वैसी व्यवस्था लागू करेंगे जैसी वो अंग्रेज चाहते थे। उसी के तहत उसने ये सिद्ध करवा देना था इस समाज में कि पश्चिमी जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति से कई गुना अच्छी है। और भारत तो सपेरों का और साधुओं का देश था, यहाँ कोई शिक्षित तो था ही नहीं। और आजकल एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें अगर आप पढ़ के देखें तो उसके अंदर एक प्रश्न और एक उत्तर लिखा होता है कि ये जो विदेशी लोग थे ये दूसरे देशों में क्यों जाया करते थे। तो उसका जवाब के रूप में वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं हम कि वो सभ्यता का प्रकाश फैलाने के लिए दूसरे देशों में जाया करते थे। बच्चा जब इस पाठ को पढ़ेगा और अपने मन में टिकाएगा तो उसके मन में 100% अपनी संस्कृति के प्रति ग्लानि और विदेशी संस्कृति के प्रति प्यार पैदा हो जाएगा। क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम तो गलीच थे, गंवार थे, अनपढ़ थे, ये तो अंग्रेज थे जो हमारे को कुछ सिखा गए, बंदा बना गए। ये जो स्वामी जी तीसरी डिमांड उठा रहे हैं कि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाए, ये इस समाज की सामाजिक समस्याओं, सांस्कृतिक समस्याओं का एकमात्र हल है। हमारी खाप पंचायतों को अगर ये समझाया जाए कि ये पत्ते काटने से काम चलेगा नहीं, पत्तों को पानी डालने से, तो उम्र कम कर दो, कानून बना दो। कानून वानून नहीं जानते होते बच्चे तो एक अबोध वाले पैदा होते हैं। हमने जैसी यहाँ कानून व्यवस्था, जैसी सामाजिक व्यवस्था, जैसी सांस्कृतिक व्यवस्था बना रखी है वो उसमें पल बढ़ के अपने आप ये बातें सीखते हैं। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो गोत्र का सिस्टम है, कई हमारे पढ़े लिखे भाई लोग ये समझते हैं कि यार ये तो पिछड़ेपन की बातें हैं। वो जो पढ़े लिखे भाई हमारे, उन्होंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी। जेनेटिक्स तो अंग्रेजों ने सब्जेक्ट बनाया है और उस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर आता है हाइब्रिड विगर, इस नाम से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने पढ़ी हुई है। और हाइब्रिड विगर का मतलब ये होता है कि किसी भी माँ बाप में जितनी ज्यादा असमानता होगी बच्चे उतने ही तेज दिमाग के और बलिष्ठ शरीर के पैदा होंगे। और इसी साइंस के तहत हमारे समाज में ये गोत्र सिस्टम सदियों पहले लागू किया गया था। ये गोत्र का रिवाज 100% साइंटिफिक है, कोई अनपढ़ लोगों का तमाशा नहीं है। ये जब तक हमारे ये सिस्टम लागू नहीं हुआ कि भारतीय संस्कृति 100% साइंटिफिक थी, उसके प्रकृति के नियमों के मुताबिक थी, तब तक हमारे बच्चे कितने ही आप कानून बना लो अपनी संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते। और आजकल तो एक ऐसा चलन चल गया है कि आप हिसार शहर में कहीं घूम के देख लो, आपको हिंदी मीडियम स्कूल का लगभग 2 साल बाद तो बीज ही नष्ट होता दिख जाएगा। जो हिंदी मीडियम स्कूल थे उनसे सारे बच्चे हटा लिए गए। माँ बाप कहते भाई पढ़ाना है तो सिर्फ अंग्रेजी स्कूल में। अच्छे स्कूल की परिभाषा है अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अपने जो पुराने परंपरागत स्कूल थे जो मंदिरों के धर्मशालाओं के साथ चलते थे हिंदी मीडियम के, उनमें जब बच्चे उठ के जाने लगे तो उन स्कूलों ने बच्चे आकर्षित करने के लिए अपने स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। और वही सब चीजें पढ़ा रहे हैं जो पूरे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। और उस सिलेबस को अगर आप उठा के देखो, हमारे महापुरुषों की कथाएं जड़ से उखाड़ दी गई हैं, कहीं जिक्र नहीं है उसका। टॉम और हार्डी की कहानियां सुनाई जाती है उसके अंदर, अजीब अजीब नाम इंग्लैंड से लेके आ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल है, कल्चर वही है, ये हाल हो गया है। शिक्षा व्यवस्था का जड़ से जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे ऐसे ही उल्टे सीधे काम करेंगे और हम उन पर जितनी जातियां करते जाएंगे वो उतने और गावती होते जाएंगे और समाज में यूं नाश होता रहेगा। तो ये जो ब्रिटिश रूल खत्म करने की बात है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं का सबसे बढ़िया और एकमात्र समाधान है। आप इस मांग को, स्वामी जी की मांग को छोटी मांग ना समझें। सारा जन तो सबको समझ में आ जाता है, लोकपाल भी समझ में आ जाता है, लेकिन ये ब्रिटिश रूल समझ में नहीं आता।
हमारी सारी समस्याओं की जड़ में दो ही बात है, एक भ्रष्टाचार और दूसरी पश्चिमीकरण का अंधानुकरण। ये दो बातों पे अगर ध्यान दिया तो ये देश दुनिया की सर्वोच्च शक्ति अपने आप बन जाएगा। धन्यवाद। ये अभी आपको बताया है अंग्रेजों की संस्कृति को समझने की बहुत जरूरत है। देखो आप जिसने उठा कर देख लेना, कॉन्वेंट जो है, कॉन्वेंट स्कूल जो ये पढ़ाई चल रही है यूरोप के अंदर और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं। हमारी वैदिक संस्कृति है और उनकी जो पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति है उसमें बिल्कुल उलट है। सब कुछ उलट कैसे है कि यहाँ मर्यादाएं हैं। आप सबने पता है जब हम श्री रामचंद्र का नाम लेते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी उपाधि क्यों है कि उन्होंने सबसे पहले, मनु ने तो ये परिभाषा दी थी, अब जो ये मनुष्य है, ये जो मन में रहता है, इसको मनुष्य कहते हैं। तो कॉन्वेंट होता है अनाथालय, और हम गर्वित होते हैं यह अनाथालय खोल करके, जबकि हमारे हिंदुस्तान में कोई अनाथ बच्चा नहीं है, वहां शादियां नहीं होती। इसी तरह से अनेक बच्चे होते हैं और वह अनाथ छोड़ दिए जाते हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो स्कूल खोले जाते हैं उनको कॉन्वेंट बोलते हैं। और वहां मात्र दो ही बातें होती हैं, एक तो फादर होता है, एक मदर होती है, एक ब्रदर होता है, एक सिस्टर। 50 से ऊपर वाले को बच्चे कहेंगे फादर, और 50 से ऊपर वाली उम्र को कहेंगे मदर, और 50 से नीचे वाले उम्र को कहेंगे ब्रदर, और जो उसके कहेंगे सिस्टर। इनके अलावा वहां यूरोप में कोई रिश्ता नहीं है। फादर तो वो होता है जिसका वो बच्चा होता है, लेकिन क्योंकि वो अनाथालय हैं, उनका किसी का पता ही नहीं कौन बाप और कौन माँ है, इसलिए उनके माँ बाप वो हो जाते हैं जो अनाथालय में उनको शिक्षा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये एक नकल के आधार पर जो कॉन्वेंट चला दिए गए, यहाँ अनाथ बच्चे थोड़े हमारे जब स्कूलों में भेजते हैं, हमारे तो माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन एक नकल है, अंधी नकल। वो जैसे कि ये अभी बता रहे थे, ये बहुत सारी बातें हैं, आगे करते रहेंगे विचार विमर्श। हमारा जो अब उद्देश्य है, इस सर्वे स्वामी जी के सत्याग्रह को आगे बढ़ाने वाला, जैसे कि अभी बता दिया गया था कि भाई हम कल हमारी मीटिंग होकर के इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर के एक यहाँ इसी पार्क में समारोह किया जाएगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति मनुष्यतया शांति से देवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवी शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, महर्षि दयानंद की, सर्वे स्वामी रामदेव जी की। मातरम मातरम।